पापा जी सारी रात हो गई, अब तो रहम कीजिए ना, बस बेटा होने वाला है, प्लीज़ पापा जल्दी कीजिए ना, मम्मी देख लेगी। ऐसे परिवार ने मुझे पसंद कर लिया था जो बहुत अमीर लोग थे। उन्हें दान दहेज में कोई मतलब नहीं था, ना मेरे परिवार के फाइनेंशियल हालात से कोई मतलब था। उन्हें सिर्फ अपने बेटे के लिए खूबसूरत लड़की चाहिए थी, और मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वह मुझे अपने घर की बहू बनाकर रहेंगे। वह लोग इतने अमीर थे कि पापा ने फैसला कर लिया था कि वह मेरी शादी यहीं करेंगे। मैंने जब यह बात शारद को बताई तो वह अकेला ही मेरे घर मेरे मम्मी पापा से बात करने के लिए आ गया था। मुझे उसका यह कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आया था, क्योंकि वह मुझसे अलग नहीं होना चाहता था। शारद ने मेरे पापा से बात करी और कहा कि मैं कीर्ति से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, वह भी मुझसे बहुत प्यार करती है। पापा ने मुझसे मेरी मर्जी पूछी तो मैंने भी हाँ कह दिया था कि हाँ, मैं शारद से प्यार करती हूँ। शारद ने मेरे पापा के हिसाब से देखने भालन में एक मामूली सा लड़का था, जबकि जिस लड़के से मेरा रिश्ता चल रहा था वह बहुत ही स्मार्ट था। पापा को शारद पसंद नहीं आया था। पापा ने शारद से उसकी एजुकेशन के बारे में पूछा, उसकी मंथली इनकम के बारे में पूछा, उसके परिवार के बारे में पूछा तो शारद ने अपनी सारी जानकारी मेरे पापा को बिल्कुल सही सही दी थी। उसने एक भी झूठ नहीं बोला था। पापा ने शारद से कहा था कि हम तुम्हें सोच कर बता देंगे। शारद को भी उम्मीद थी कि मेरे पापा मान जाएंगे। वह हमारे घर से चला गया था, लेकिन उसके जाने के बाद मम्मी पापा ने मेरी बहुत कलाई लगाई थी। पापा ने इमोशनल ड्रामा किया था। पापा कहने लगे कि तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है, तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया। आखिर तुमने इस लड़के के अंदर क्या देखा है? ना यह देखने का अच्छा है, ना इसका परिवार ठीक है, और ना ही अच्छा कमाता है। आखिर इसके अंदर ऐसी भी क्या क्वालिटी है कि तुम इससे प्यार करने लगी हो? जरा तुम अपनी शक्ल देखो, तुम्हारी तो शक्ल देखकर भी हजारों रिश्तों की लाइन लग सकती है, और यह लड़का तुम जैसी लड़की को डिजर्व नहीं करता। मम्मी कहने लगी कि हमें यह लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हम तुम्हारी शादी इस लड़के के साथ नहीं बल्कि उसी लड़के के साथ करवाएंगे जिनके साथ हमने तुम्हारा रिश्ता तय किया है। लेकिन मैं जिद पर अड़ गई थी। मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि मैं शादी करूंगी तो शर्त से करूंगी, मगर मेरे मम्मी पापा भी जिद पर अड़ चुके थे। उन्होंने कहा था कि चाहे जो हो जाए तुम्हारी शादी हमारी मर्जी से ही होगी। मुझसे मेरा मोबाइल छीन लिया गया था। मेरे साथ घर में बहुत बुरा सलूक हुआ था। मेरी शादी ज़बरदस्ती मेरी मर्जी के खिलाफ करवाई जा रही थी। मेरा घर से निकलना भी बंद करवा दिया गया था। मम्मी ने तो मुझे ब्लैकमेल भी किया था। उन्होंने कहा था कि अगर तुम शारद से शादी करोगी तो हमारी लाश पर से तुम्हें गुजरना होगा। मुझे अपने माता पिता का यह सलूक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मुझे कमरे में बंद कर दिया गया था। मेरा छोटा भाई भी मुझे समझा रहा था कि दीदी वह करो जैसा मम्मी पापा कहते हैं, भूल जाओ उस लड़के को। लेकिन मैं अपने दिल से उसको कैसे निकाल सकती थी? शायद फिर से मेरे मम्मी पापा से उनका जवाब लेने के लिए आया था। उसे नहीं पता था कि मेरे साथ इस घर में क्या हो रहा है, लेकिन उस बेचारे के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। पापा ने उसे डांट कर भी भेज दिया था, मगर वह नहीं जा रहा था तो पापा ने उसे एक ऐसी बात कही जिसकी वजह से वह यहाँ से जाने पर मजबूर हो गया था। पापा ने कहा कि कीर्ति तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मगर वह इस बात पर यकीन कर पा रहा था। पापा ने उसे बाहर खड़े रहने को कहा और पापा घर के अंदर आ गए। मेरे पास मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे कि कीर्ति बाहर वह लड़का खड़ा हुआ है, तुमसे उसे मना करना है कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहती। जैसा मैंने कहा है तुम वैसा ही करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो आज मैं और तुम्हारी मम्मी सूली से लटक कर अपनी जान दे देंगे। मैंने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हो, जबकि आप दोनों की भी तो लव मैरिज थी। मम्मी कहने लगी कि हाँ, हम दोनों की लव मैरिज थी, मगर हम दोनों ने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है, तब जाकर हमारी ज़िंदगी आसान हुई है। और जो परेशानियां हमने बर्दाश्त की है, हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी भी उन्हीं परेशानियों का सामना करे। हम तुम्हारे भले के लिए ही यह सब कुछ कह रही हैं। और इस लड़के की औकात क्या है? जिस जगह तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है वह लड़का तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा, और यह लड़का तुम्हें सारी ज़िंदगी कोई खुशी नहीं दे सकता। तुम्हारे पापा ने मुझे खुशी देने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल किए, और हर इंसान स्ट्रगल नहीं कर सकता। कुछ लोग तो बीच रास्ते में हिम्मत हार जाते हैं, और फिर क्या बचता है? मोहब्बत से पेट नहीं भरता। मोहब्बत के साथ साथ पैसों का भी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस लड़की के पास नहीं है। इसलिए तुम हमारी बात मान लो और जाकर इससे सारे संबंध खत्म कर दो। कह दो इससे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मम्मी पापा ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैं टूट कर रह गई थी।
और फिर मजबूरन मैंने अपने आंसू साफ किए और जाकर शारद का सामना किया। शारद कहने लगा कि ये तुम्हारे मम्मी पापा क्या कह रहे हैं। मैंने कहा यह लोग ठीक कह रहे हैं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरा दूसरी जगह रिश्ता तय हो चुका है, तुम अब मेरा पीछा करना छोड़ दो। शारद कहने लगा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, तुमने मेरे साथ सारी ज़िंदगी गुजारने के वादे किए थे। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, पापा की जैसे ही तबीयत ठीक होगी वह दोनों खुद यहाँ चलकर तुम्हारा हाथ मेरे लिए मांगने आएंगे। मैं भी उनको मना कर चुका हूँ। मैंने कहा कि अब तुम्हें मेरे लिए कोई भी कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास है ही क्या जिससे मैं तुमसे शादी करूं। तुम मुझे ज़िंदगी की कोई खुशी नहीं दे सकते, कोई आराम नहीं दे सकते, सिर्फ मोहब्बत दे सकते हो, और मोहब्बत से पेट नहीं भरता। अरे तुम तो खुद पाई पाई के मोहताज हो, तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं होगा। मैंने उसके आगे हाथ जोड़कर कहा कि यहाँ से निकल जाओ। मैंने यह सब कुछ कड़ी बड़ी मुश्किल से कहा था। वह बेचारा रोने लगा और कहने लगा कि तुम बहुत घमंडी हो, मुझे नहीं पता था कि तुम में दौलत का लालच है, दौलत ही सब कुछ नहीं होती, ज़िंदगी में मोहब्बत का होना बहुत ज़रूरी है। उसकी यह सारी बातें मेरी मम्मी पापा को पसंद नहीं आई। मेरे पापा ने उसे धक्के मारकर मेरे घर से निकाल दिया और मैं खामोशी से खड़ी हुई उसे देखती रही। मैं अपने कमरे में आकर बुरी तरह से रो रही थी। मैं शारद की नज़रों में गलत साबित हो गई थी, मगर वह नहीं जानता था कि मैं किस कंडीशन से गुजरी थी। वक्त गुजरता जा रहा था और मेरी शादी निखिल नाम के लड़के के साथ तय हो गई थी। शारद के साथ मेरे माता पिता की वजह से जो कुछ भी हुआ था उसके लिए मैंने सोच लिया था कि मैं खुद कभी माफ़ी मांग लूँगी और कभी अपने माता पिता को पलट कर नहीं देखूंगी। मेरे घर में मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी और फाइनली मेरी शादी का दिन भी आ गया था। अपने माता पिता के कहने के मुताबिक मैंने यह शादी तो कर ली, लेकिन मैं एक पत्थर की मूर्त बन गई थी जिसे ना तो कोई दुख था और ना ही कोई खुशी। शारद ने भी मुझे दोबारा कभी पलटकर कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी थी। वह मुझसे कांटेक्ट करता भी कहाँ से, मेरे पास ना तो मोबाइल था और ना ही मेरे घर से बाहर निकल रही थी। वह कभी पलटकर मेरे घर तक नहीं आया। उसके बाद कभी मेरा उससे दोबारा सामना नहीं हुआ। वक्त ऐसा आ गया था कि मुझे उसको भूलने पर मजबूर होना पड़ गया था। शादी की सारी रस्में हो चुकी थी, मेरी विदाई का समय आ गया था। विदाई के समय मम्मी पापा और मेरा भाई मुझसे लिपट कर बहुत रोए थे, मगर मेरी आंख से एक आंसू भी नहीं टपका था। उन लोगों ने मुझे सदा खुश रहने का आशीर्वाद दिया था। पलटकर मैंने भी उनसे कह दिया था कि आपको आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है, आपने मेरी शादी अमीर लड़के के साथ करवाई है तो मेरी ज़िंदगी में हमेशा खुशियां ही रहेंगी। मैं शादी के बाद कभी पलटकर आप लोगों के पास नहीं आऊँगी, मैंने आपसे सारे संबंध खत्म कर दिए हैं। मेरे मुंह से ये बातें सुनकर मेरे मम्मी पापा रोने लगे और कहने लगे कि बेटा हमने यह सब कुछ तुम्हारे फ़ायदे के लिए किया है, मगर मुझे ऐसे फ़ायदे की कोई ज़रूरत नहीं थी जिसकी वजह से मैं खुश भी नहीं हूँ सकती। मेरी शादी होकर जब मैं अपनी ससुराल गई तो ससुराल में सब कुछ बिल्कुल ठीक था। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत भी हो चुकी थी। निखिल मुझे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता था, लेकिन मेरे चेहरे से तो खुशी कहीं गायब ही हो गई थी। फिलहाल निखिल के साथ मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरने लगी। मैंने खुद को समझा लिया था कि अब जो भी है, जैसा भी है, यही मेरा घर है और यही मेरा पति है। निखिल एक अच्छे पति साबित हुए थे। उनका बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था, लेकिन उनकी माँ का बिहेवियर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। जो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करती थी। शादी के बाद मुझे पता चला कि निखिल की माँ उसकी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ है। वह इस बात का बदला ना जाने मेरे साथ क्यों लेती थी। शायद उन्हें घर में मेरी मौजूदगी पसंद नहीं थी। निखिल के पापा ज़्यादातर ऑफिस में होते थे, घर में मैं और मेरी सास ही होते थे। कुछ समय के बाद मुझे माँ बनने की खुशी मिली। मैंने बेटे को जन्म दिया था। मेरी इस खुशी पर मेरे मम्मी पापा भी शामिल होने आए थे, लेकिन मैंने उनको सावधान कर दिया था कि आगे मेरी ज़िंदगी में या मेरे घर में शामिल होने की कोई मतलब नहीं है। वह लोग जानते थे कि उनकी बेटी उनसे नाराज़ है, मगर उनका मानना था कि अब तुम्हें नाराज़गी ख़त्म कर देनी चाहिए, तुम बहुत अच्छी रहती हो। मुझे उनको पलट कर नहीं देखना था। मैं भले ही अच्छी रहती थी, लेकिन मैं खुश नहीं थी। मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए और ज़िंदगी को गुजारने के लिए निखिल की पत्नी थी। मेरा बेटा मेरी ज़िंदगी में आ गया तो ज़िंदगी खुशहाल हो गई और मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर लिया। सास का बिहेवियर अभी भी मेरे साथ ठीक नहीं था। वह मेरे पति के पीछे और ससुर के पीछे मुझे बहुत बातें सुना करती थी। मैं सब कुछ बर्दाश्त करती थी। फिर कुछ साल गुजरने के बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया।
मेरी पति अपने बच्चों से बहुत खुश रहते थे। अब मैं भी खुश रहने लगी थी, लेकिन मेरी खुशियां मुझे ज़्यादा दिन रास नहीं आई। मेरे पति के साथ एक भयानक हादसा हो गया और उस हादसे में उसकी जान चली गई। जब यह खबर मुझे पता चली तो मेरे होश बेकाबू हो गए थे। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे बच्चे अनाथ हो चुके थे। यही सोच सोच कर मेरा हाल बेहाल हो गया था। मेरे पति मुझे और बच्चों को छोड़कर चले गए। यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, फिर भी मैंने खुद को बच्चों की खातिर संभाल लिया था। मेरे पति के साथ मैंने पूरे 5 साल गुजारे थे और इन 5 सालों में उन्होंने कभी मुझे कोई भी परेशानी नहीं होने दी थी। लेकिन उनके मरने के बाद उनकी माँ का बिहेवियर मेरे साथ और ज़्यादा खराब हो गया। उनकी सौतेली माँ अपने पति और बेटे की पूरी जायदाद पर खुद कब्जा करना चाहती थी। वो समझ गई थी कि अब आगे निखिल के बच्चे भी हैं और यह सब कुछ निखिल के मरने के बाद उसके बच्चों का ही होगा, इसलिए उसको चालाकी से मुझे घर से निकाल दिया। मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। मेरे ससुर जी मुझे बहुत अच्छा समझते थे, लेकिन मेरी सास ने मेरे पति के मरने के बाद मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया और मेरे ससुर के सामने यह बात क्लियर कर दी कि चोरी मैंने ही की है, मगर मैंने चोरी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि अब हमारा निखिल तो इस दुनिया से ही जा ही चुका है, इस लड़की का क्या भरोसा, कोई काम नहीं है, ना ही हमें इसके बच्चे चाहिए और ना ही यह हमारे घर में रह सकती है। मेरे ससुर के दिल में मेरे लिए सास ने खूब नफरत भर दी थी और इस तरह मैं उस घर से भी बेसहारा हो गई थी। मुझ घर से निकाल दिया गया था। मैं सड़कों पर अपने बच्चों को लेकर इधर से उधर टहल रही थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अपने मायके वालों के पास भी नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं बहुत खुदार हो चुकी थी। वक्त और हालात ने लड़ना मैंने सीख लिया था। मेरे घर वालों ने जितनी कोशिश की थी मैं खुश रहूंगी, अच्छी रहूंगी, उतनी ही मेरी किस्मत खराब निकली थी। अब मैं अपने बच्चों को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही थी। मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे थे। मैं सड़क के किनारे उनको लिए बैठी थी। फिर मुझे अपनी एक दोस्त का घर याद आया। मैं अपने बच्चों को लेकर वहाँ चली गई थी। वह मेरे कॉलेज की फ्रेंड थी। काफ़ी टाइम के बाद मेरा उससे सामना होने जा रहा था। मैं सोच रही थी कि वह मेरी मदद करेगी भी या नहीं। मैं उसके घर गई तो वह मुझे देखते ही पहचान गई थी। उसके घर में उसकी फैमिली भी रहती थी। सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। वह मुझे और मेरे बच्चों को लेकर अपने रूम में चली गई और वहां जाने के बाद हम लोग आपस में बातें करने लगे। वह मुझे देखकर परेशान हो गई और पूछने लगी कि क्या हुआ, आज तुम मेरे घर कैसे आ गई। फिर मैंने उसे बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे कल से भूखे हैं, सड़क पर ही अपना वक्त गुजार रही हूँ, तो मुझे मदद चाहिए थी। मेरे रहने का और मेरी नौकरी का कहीं बंदोबस्त करवा दो। जब उसने यह बात सुनी तो उसने मेरे बच्चों के लिए खाना मंगवाया। मेरे दोनों बच्चों ने पेट भर कर खाना खा लिया था। उसने कहा कि नौकरी के लिए तो मैं तुम्हारी बात कर लूँगी, मगर इस समय कोई पोस्ट खाली नहीं है और रहने का बंदोबस्त भी मैं तुम्हारा करवा सकती हूँ। मैं तो खुद इस घर में रहती हूँ, तुम्हारे पास अगर पैसे हों तो तुम्हें रेंट का दिलवा सकती हूँ। मैंने उसे मना कर दिया और कहा कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे खाली हाथ घर से निकाल दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसने मुझे थोड़े से पैसे दिए और कहने लगी कि इसके अलावा मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकती। उसने मेरे बच्चों को खाना खिलाया था, उनके पैसे दिए थे, यही मेरे लिए काफ़ी था। मैं उसके घर से जाने लगी तो वह कहने लगी कि कीर्ति, आखिर तुम कब तक अपनी ज़िंदगी इस तरह से गुजारोगी। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है, तुम्हें दूसरी शादी करके अपना घर बसा लेना चाहिए। मैंने कहा दूसरी शादी मुझसे भला कौन करेगा, मेरे बच्चे और 2 बच्चों की माँ से कौन शादी करता है। मेरी दोस्त पिंकी ने मुझसे कहा कि क्यों नहीं करता, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पत्नियाँ मर जाती हैं, शादी नहीं पल पाती, किसी कारण उनकी शादी नहीं हो पाती, तो फिर ऐसे लोग तुम जैसी लड़कियों का ही तो साथ दे चाहते हैं जो उनके घर को संभाल सके। मैंने कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे सिर्फ पैसा कमाना है। फिर पिंकी ने मुझे एक आइडिया दिया। उसने कहा कि तुम्हें शादी भी नहीं करनी और पैसा भी कमाना है तो तुम किसी ऐसे इंसान से क्यों नहीं कर लेती जो सिर्फ पैसा देकर सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए शादी करे। मैंने चौंक कर पिंकी को देखा। मैंने कहा क्या इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं, तो वह कहने लगे कि हाँ, ऐसे बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग होते हैं जो सिर्फ ज़रूरत के लिए अपनी शादी करते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट शादी, जैसे कि कुछ दिन का कॉन्ट्रैक्ट और तुम चाहो तो अपनी फीस ले सकती हो। मैं तो उसकी बात सुनकर चौंक गई थी, लेकिन यह आइडिया मेरे दिमाग में आ गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं इसी तरह से पैसा कमा लूँगी। आखिर मैं किस तरह अपने बच्चों को सड़कों पर फिरने दूँ। ज़रूरत के लिए ही सही, मगर मेरे पास अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए पैसे तो आ ही जाएंगे।